अच्छा, उसके अंदर ना हम करेक्ट कंपाउंड्स पे थे, और वी वर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे था कि अगर आपके पास, होपफुली साउंड को नजर आ रहा है, ठीक है, अगर आपको आपके पास यू हैव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ब्रीफली मैं बस डिस्क्राइब कर दूं कि व्हाट हैपेंड वाज कि इफ यू हैव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें फॉर एग्जांपल ये कॉपर आयंस है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आके इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉपर का आउटर शेल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मेटल आयन बनाता है तो आउटर शेल लूज कर जाता है, तो वो लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहा है हर डायरेक्शन से, लेकिन वो आउटर मोस्ट एरिया के अंदर ना उनको रखेगा, बिकॉज दैट इज द प्लेस दैट्स एम्प्टी। अंदर वाले शेल्स ना कॉपर के सारे फुल है, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, तो उसमें 1:3 शेल तक ना सब कुछ, ये जो ब्लैक हुआ हुआ है ना इसमें, ब्लैक आउटलाइन के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, they're all completely full। तो यहाँ पे ना मतलब कॉपर इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, तो यहाँ पे सारे ऑर्बिटल्स फुल हैं। और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस है ना, दैट्स ऑन द 3D। 3D जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन द एक्सिस, कुछ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज लाइंग ऑन द एक्सिस। तो मैंने ये जो ग्रीन वाले थे ना, दीज आर लाइंग ऑन द एक्सिस। ये जो पिंक वाले हैं ना, इन सारों को इकट्ठा करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, इन सारों को इकट्ठा करके आई हैव ड्रॉन देम टुगेदर। अच्छा, कुछ है जो पिंक वाले हैं, पिंक वाले जो है वो बिटवीन दी एक्सिस है। तो जब एक्सिस के ऊपर लाइगेंड्स आ रहे होते हैं ना, वो अपने लोन पेयर्स लेके आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन वाले एरियाज में ना रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, तो पिंक वाले एरियाज में ना इट्स रिलेटिवली इजियर टू कीप इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये और ग्रीन वाले एरियाज में ना, तो पहले होता था कि सारे ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल होते थे, डी दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जैसा पी एक्स पी वाई और पी जेड जो है ना, वो डीजेनरेट होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, वरना अदरवाइज दे आर कंप्लीटली द सेम। अच्छा, जैसा ये सारे देखने में एग्जैक्टली द सेम, बस एक सीधा होके पड़ा हुआ है, एक साइडवेज पड़ा हुआ है, एक फ्लैट हुआ हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ हुआ है, तो अदरवाइज देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स, बट नाउ देयर इज अ डिफरेंस। कुछ में इलेक्ट्रॉन रखना आसान है, कुछ में इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल है। तो ये हमने कल किया था कि uh, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गए आपके, difficult to keep electrons on the axis. It's difficult to keep electron on the axis. Just 1 second. So difficult to keep electron on the axis, and it becomes easier actually to keep electrons between the axis. ठीक है, यहाँ तक सारा वो क्लियर है? ऐसा क्लियर है? अबू रेरा क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, बाकी ये कि इसकी वजह से ना देयर इज एन एनर्जी गैप दैट इज क्रिएटेड, जिसको हम कह देते हैं डेल्टा ई। अब कॉपर के ऊपर जरा जाओ, कॉपर का जो 3D ऑर्बिटल था ना, दैट वाजंट फुल, मतलब कॉपर का जो इनर शेल है ना वो बाकी फुल है, एक्सेप्ट फॉर द इनर 3D। ट्रांजिशन मेटल का हमने डेफिनेशन ये लिखी थी कि उसका जो 3D होता है ना, जो अंदर वाला शेल होता है, वो जब आयन बनाता है ना, दैट इज नॉट कंप्लीटली फुल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो स्प्लिट अप कर गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो प्रेफर करेंगे कि ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स, और अगर हम डायग्राम पे जाए ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो प्रेफर करेंगे ये पिंक वाले एरियाज में ना एग्जिस्ट करें,
क्योंकि ग्रीन में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वहाँ पे लिगेंड भी उसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो रिपल्शन ज़्यादा है ग्रीन वाले एरिया में। तो इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स है कॉपर के, सो दे वुड फिल अप द लोअर ऑर्बिटल्स फर्स्ट, फिर ऑप्शन ही कोई नहीं बचेगा, फिर वो बाकी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाएंगे। बट देयर इज रूम, स्पेस अवेलेबल, और उस स्पेस से ये होगा कि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज जंपिंग अराउंड। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना, यू गिव इट एनर्जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बायस है ना, देयर इज अल्ट्रा वायलेट लाइट, या जो भी लाइट ना सनलाइट से कोई भी आ रही है, ठीक है, वो एनर्जी जो है ना वो एटम को हिट कर रही है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड दे गोइंग टू जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी, ऊपर जगह खाली पड़ी हुई है तो दे गोइंग टू जंप टू द हायर एनर्जी, एंड वाइस वर्सा, मतलब वापस नीचे भी आ सकते हैं, दे माइट लूज एनर्जी एज वेल। सो वो ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी, सम इलेक्ट्रॉन्स माइट जंप, तो यहाँ पे ना लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज जंप्ड टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तो ऊपर चला गया, तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ जंपिंग अराउंड। अगर ये फुल होता ना, तो देन इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट बी एबल टू ट्रांजिशन बिटवीन द टू, मतलब अगर ऊपर जगह ही खाली ना होती, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करके जाना कहाँ था, देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, ठीक है। So transition metal की definition ये थी कि electrons are always, I mean the d orbital is always incompletely filled when it forms an ion, जिसकी वजह से ये transition जो है ना possible है। अच्छा, तो obviously what's going to happen is कि electron gains energy and it moves from lower energy to higher energy orbital. ठीक है, मतलब अगर डायग्राम में देखो ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ना पिंक वाले एरिया से ना जंप करके ग्रीन वाले में आ सकता है, लेकिन उसके लिए इट वुड नीड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी ताकि वो रिपल्शन को ओवरकम कर ले। तो इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी एंड मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल by absorbing, अच्छा, by absorbing a frequency, और फ्रीक्वेंसी जो है ना दैट्स प्रोपोर्शनल टू दिस एनर्जी गैप, मतलब जितनी उसको एनर्जी चाहिए होगी ना उसी हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। नाउ द इशू इज कि दीज फ्रीक्वेंसीज दे मैच फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ है ना, इसमें जो एनर्जी गैप है ना, तो डेल्टा ई जो है ना दैट स्पेसिफिकली मैचेस फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, it matches frequencies from the visible spectrum। तो इसलिए ना आपको ना बीच में ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम से ना फ्रीक्वेंसीज गायब हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का जो डी सबशेल स्प्लिट हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन्स उधर आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, देयर एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसीज, और ये जो एनर्जी गैप है ना दोनों के बीच में, दैट एनर्जी गैप स्पेसिफिकली मैचेस फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्लियर है? आयशा क्लियर है? अब्दुल्ला क्लियर है? ये जी सर। Yes. अच्छा, सो ये आपने पूरी ना डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो इस, और ये आता है कि क्वेश्चन सिंपली आता है कि जो क्वेश्चन आता है दैट इज सिंपली कि व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड, और ये एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, बार बार आता है यही, तो उसका आंसर लिखना है, उसका आंसर अब हम लिख लेते हैं कि व्हाट वुड बी द आंसर। तो व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स colored, और इसका आंसर ये
कि first thing, due to repulsion from lone pairs or ligands, as a due to repulsion from lone pairs or ligands, D subshell splits into two energy levels. As it splits into two energy levels, और वो octahedral के अंदर मैं बता देता हूँ जो अभी हमने किए, वो आपसे कोट करने को भी कहेंगे, लिखने को भी कहेंगे, तो उसमें एक्सिस के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। तो ये dz स्क्वायर जो है ना, ये एनर्जी वाइज ऊपर चले जाएंगे, एंड dxy dxz और dyz में इलेक्ट्रॉन रखना रिलेटिवली जो एक्सिस के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। खैर और भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हमने अभी नहीं पढ़े। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, वो तो हमने खैर पढ़ा था स्टार्ट में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी यही होती है रिपल्शन, एक्सेप्ट कि उसमें it actually becomes easier to keep electrons on the axis, क्योंकि वो 109 डिग्री वाला एंगल होता है ना टेट्राहेड्रल में, जैसा वो CuCl4 वाला था। ठीक है, वो दिखा भी देता हूँ। ये तो ऑक्टाहेड्रल है, ये हमने किया था। तो इसका एंगल, इसमें जो लाइगेंड्स आ रहे हैं ना, दे आर नॉट लाइंग ऑन द एक्सिस, वो किसी एंगल पे आ रहे हैं। तो वहां पे ना एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रखना एक्चुअली थोड़ा सा आसान होगा, और एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लाइगेंड्स पड़े हुए एक्सिस के बीच में कहीं 109 डिग्री के ऊपर। तो इसलिए अच्छा, now tetrahedral complex, it would be के dxy dxc dyz, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल है अब, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रखना आसान है। तो ये है। अच्छा, अब ये कि अच्छा, अगली पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो एनर्जी लेवल पे स्प्लिट हुआ है, फिर क्या आंसर में लिखना है। तो आपने बताना है कि जी इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी and moves from the lower energy d subshell d subshell and jumps to higher energy d subshell. और फिर उसमें आप बताओगे कि इसमें एक चीज मेंशन करनी है कि सिंस energy is proportional to frequency, ये लाजमी मेंशन करना है। So a frequency from the visible spectrum is absorbed. And so a frequency from the visible spectrum is actually absorbed. और ये इसकी खास बात है, इसका एनर्जी गैप जो है ना, जो बीच में क्रिएट हुआ है, that exactly matches frequencies from this visible spectrum, and hence a complementary color is seen.
सर ये क्या सर ये क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल में ऊपर dx² - y² लिखा हुआ है हाँ वहां पे इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल होगा ना और टेट्राहेड्रल में नीचे लिखा हुआ है हाँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना एक से दोबारा कर रहा हूँ कि वो डायग्राम पे आ जाओ ना ऊपर ये एनर्जी ज्यादा है हाँ ये ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना तो ये जो लाइगेंड आ रहे हैं ये तो बाहर वाले शेल में पड़े हुए हैं ना आके अपने हम्म लोन पे मतलब ये अंदर वाला शेल है इधर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ऑक्टाहेड्रल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल होगा डी ये जो ग्रीन वाले एरियाज हैं इधर इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल होगा ना क्योंकि ये वाटर का मॉलिक्यूल भी उसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है ना मतलब ये देखो ना अंदर वाला शेल कॉपर का तकरीबन फुल था डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स थे मतलब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है अंदर वाले शेल में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हुए हैं तो जब वो लोन पेयर्स आते हैं वो तो बाहर वाले शेल में आ रहे हैं ना लेकिन उनकी रिपल्शन जो होगी जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन वाले एरियाज में जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से पड़े हुए हैं वहां पे अब इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना अब बोले समझ आइए बात ये ग्रीन वाले ऑक्टाहेड्रल है नहीं नहीं ऑक्टाहेड्रल तो ये शेप होती है ना जब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छा अटैच वो जब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी ना मतलब एक ऊपर से आ अच्छा रहा अच्छा होगा एक नीचे से एक सामने से तो अच्छा तो ऑक्टाहेड्रल में लाइगेंड जो है ना वो सारे फिट हुए हुए 90 डिग्रीज के ऊपर सही है तो सारे एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं मतलब ये जी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो सारे के सारे एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं तो अभी इनमें से जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है ना वहां पे इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका भी लोन पेयर ना उसी एरिया में पड़ा होगा या उस एरिया के करीब पड़ा होगा मतलब इसका लोन पेयर अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है ना तो वो ग्रीन वाला ऑर्बिटल उसके बहुत करीब है पिंक वाले जो ऑर्बिटल्स है ना वो थोड़े दूर है जो बीच वाले एरियाज है समझ आइए यस सर और और टेट्राहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में ना लाइगेंड्स जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं ना वो एक्सिस पे नहीं आ रहे कहाँ गया टेट्राहेड्रल पर ये था अच्छा ये टेट्राहेड्रल है अब टेट्राहेड्रल में देखो कि मतलब ये सोचो ना कि ये कॉपर का अंदर वाला शेल होगा उसके अंदर सारे डी के सब शेल है ना बीच में अंदर के ठीक है तो अब ये लोन पेयर्स बाहर कहीं आके अटैच हो रहे हैं तो लेकिन कोई भी एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा ना मतलब सारे 109 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा आसान होगा समझ आइए बात यस सर मतलब लेट्स से वो अंदर ना एक डी सबशेल था जो यहाँ पे पड़ा हुआ था इधर एक्सिस के ऊपर ठीक है तो वो जो एक्सिस पे जो एरियाज होंगे ना वहां पे इलेक्ट्रॉन रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है तो इसी पे वापस जाते हैं तो ये क्लियर है ना ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ये दो याद रखते हैं कि कौन सा हायर एनर्जी पे होगा और कौन सा लोअर एनर्जी पे होगा ये ड्रॉ करने को भी वो कहते हैं इसी तरह क्लियर है ये बाकी वो क्लियर है अब्दुल्ला क्लियर है आयशा क्लियर है जी सर अच्छा फिर इस पे और क्वेश्चंस क्या आते हैं कि जी फिर सारों के कलर्स डिफरेंट क्यों होते हैं वो कलर्स इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि हर लाइगेंड एक डिफरेंट रिपल्शन एग्जर्ट करेगा मतलब वाटर की जगह अगर NH3 होगा ना NH3 के लोन पेयर्स थोड़े से मुख्तलिफ होंगे तो वो ये जो ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स होंगे ना यहाँ पे रिपल्शन जो फील होगी ना दैट वुड बी डिफरेंट तो रिपल्शन डिफरेंट होगी तो स्प्लिटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी मतलब लेट्स से एक लाइगेंड आता है जिसका जिसका लोन पेयर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करता है ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक लाइगेंड आया जिसके लोन पेयर्स की ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली रिपल्शन बड़ी ज्यादा एक्सर्ट करेगा इस एरिया में उससे क्या होगा कि ये ग्रीन वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखना और भी मुश्किल हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी गैप जो क्रिएट होगा ना दोनों के बीच में वो एनर्जी गैप भी ज्यादा होगा एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो फिर कोई हायर फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करेगा ठीक है ये बात क्लियर है अबू हुरैरा समझ आइए बात आयशा अब्दुल्ला यस सर तो
अगला जो क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे ना दैट विल बी दिस. तो डिफरेंट अच्छा different ligands exert a different amount of repulsion. So different lone pair repulsion, which creates a different energy gap. So it creates a different energy gap so when the D subshell splits, or so different ligands exert a different lone pair repulsion, which creates a different energy gap when the D subshell splits. और फिर वो ये कि energy is proportional to frequency. ये हर आंसर मैंने मेंशन करना है. So a different frequency from the visible spectrum is absorbed. Is absorbed. ठीक है, ये आपका आंसर है. तो ये हमने वो कलर्ड कंपाउंड्स की ना रीजन पता कर ली है. तो बस आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का पता होना चाहिए. इससे आगे है कि हमने कंपाउंड्स के कलर्स भी किए हैं. कुछ और एक और चीज इसमें पूछते हैं, वो ये कि they might give you absorbance spectrum. ये आपका ना कलरीमीटर होता है, एक डिवाइस होती है जो बताती है कौन सा कलर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. दैट्स नोन एज एन एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम. अच्छा, एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम में ना जो चीजें पास थ्रू होगी ना वो नजर आ रही होती है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ अच्छा, एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम का ना ग्राफ लेट्स से उसने बताया हुआ यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होंगी या फिर वेवलेंथ होगी. तो लेट्स से यहाँ पे वायलेट उसने दिया हुआ है, यहाँ पे रेड दिया हुआ है, और बीच में उन्होंने शो किया हुआ है कि जी ग्राफ जो है ना वो इस तरह करके है. तो अब वो पूछ ये रहे कि आपको कौन सा कलर नजर आएगा. ठीक है, विच कलर वुड बी सीन इन दिस स्पेक्ट्रम. अब इसमें वो कलर नजर आएगा जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया. मतलब इसका मतलब तो आप हमेशा ना अपने स्पेक्ट्रम को ना कलर स्पेक्ट्रम को ना डिवाइड कर दो. विद ग्योर होता है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, तो अब इस तरह उसको डिवाइड कर दो. अब इसमें ये वायलेट और इंडिगो और ब्लू और ये सारे कलर्स जो है ना ये काफी हद तक उसने एब्जॉर्ब कर लिए. आपको कौन से नजर आएंगे जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किए. ठीक है, these are the colors that have not been absorbed. So if somebody is going to ask you कि वो बताओ इसका कलर बताओ based on this spectrum, तो आप कहोगे खुद आइडिया लगा लो येलो ऑरेंज रेड का मिक्सचर क्या होगा. या तो आप इसको लेट्स कॉल दिस रेडिश ऑरेंज या ऑरेंज. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह के ना स्पेक्ट्रम्स के बन होंगे कि कंपाउंड है उसका ये स्पेक्ट्रम है तो उसका कलर बताओ. तो आपने सिर्फ नोटिस करना है कि कौन से कलर्स, मतलब these are your colors
that have not been absorbed. ठीक है, ये क्लियर है? आयशा क्लियर है? पूरा क्लियर है? जी सर। ठीक है। Now यस सर। सही है। अच्छा, तो ये कलर्स के ऊपर लैगिन एक्सचेंज वो याद रखते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्वेश्चंस में कोई खास वैरायटी नहीं होगी। ये तीन मैंने लैगिन एक्सचेंज किए थे, कॉपर का और कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एग्जैक्टली वही है। और मैंने क्या किया था कि सर वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला है, ठीक है, वो सारा। फिर हमने ये कलर्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़े। कलर्स ऑफ कंपाउंड्स में भी कोई खास इसके अलावा वेरिएशन नहीं है। तो ये 4 कलर होंगे। कौन से 4? कौन से? ये BI। नहीं, ये वाले। यस सर। नहीं, वो तो विद और वो कलर स्पेक्ट्रम है ना, उसमें तुमने बस देखना है कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो गया। जो नहीं हुआ वो तुम्हें नजर आएगा। अच्छा। ठीक है, तो मतलब अगर कॉपर का बनाओगे ना, कॉपर किस कलर का नजर आता है? ब्लू नजर आता है। तो उसका मतलब है ये वाले एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो बाकी रेड वाले जो शेड्स है ना वो एब्जॉर्ब हो गए, मतलब वो फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो इसलिए कॉपर आपको ब्लू नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, just 1 second. अच्छा, बाकी सिलेबस में कौन सी वो चीज एक दो देख लें बस के। एक तो वो मतलब ये टॉपिक भी तकरीबन खत्म हो गया, सिर्फ आपका रह गया इसमें आइसोमर्स। तो वो आइसोमर स्टडी कर लेते हैं। ट्रांजिशन, ये तो पॉलीमर्स आपका। Just 1 second. हाँ ये, अच्छा ये लाइगेंड्स और ये सब हमने कर लिया, ये वाला पार्ट भी कर लिया कि एक्सप्लेन द लाइगेंड एक्सचेंज कैन occur, अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड आयंस, वो सारा भी हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमने पहले ही कर लिया था, तो वो तो नहीं कर रहे, E नॉट वगैरह। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और वो सारा, ज्योमेट्री ऑफ लीनियर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर और लीनियर का भी हम डिस्कस करते हैं। और बाकी ये colors of complexes, origin of color described in effects of different ligands, वो भी हो गया है। ठीक है, 12.4 स्टीरियोआइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस और स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, बस यही रह गए। तो दिस वन, ये स्टीरियोआइसोमर्स और स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल्स के। अब स्टीरियोआइसोमर्स का है कि ये अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता था कि सेम सेम स्ट्रक्चर लेकिन वो डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन, बस बॉन्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है,
तो इसमें काफी ज्यादा स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस में, ठीक है। वन एग्जांपल इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर यू हैव कॉपर 2+ और लेट्स से मल्टीपल अच्छा, ये उसका एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। these are the x and y axis और यहाँ पे ना there are NH3s, वो अपने लोन पे लेके ना बैठे हुए हैं और अटैच हुए हैं कॉपर 2+ के साथ। अच्छा, वो सारे अटैच हुए हैं कॉपर 2+ के साथ। तो इसमें ये कि अभी ये ऑक्टाहेड्रल है, 90 डिग्री है सारे के सारे। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होगा और 2+ होगा। लेट्स इसमें लिगेंड एक्सचेंज होता है, बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें से ना NH3 को नॉकआउट कर सकते हैं। अब ये हो सकता है, वन पॉसिबिलिटी इज ये वाला NH3 साइड पे हो गया, ये वाला NH3 साइड पे हो गया और इनकी जगह कौन आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। H2O अपने लोन पेयर्स लेके बीच में इस साइड पे आके फिट हो गए। अच्छा, नाउ द इशू विद दिस इज this is known as a cis isomer। cis का मतलब है कि सेम साइड, यानी इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो दैट बेसिकली मींस के सेम साइड, 90 डिग्री का एंगल है और उसमें भी सिस और ट्रांस होता था, ठीक है। इसमें भी सिस और ट्रांस है। बट देयर आर अदर पॉसिबिलिटी, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों फिट हो, कहीं और भी जाके फिट हो सकता है। सो अनदर पॉसिबिलिटी वुड बी कि ये जो लिगेंड एक्सचेंज हुआ है, इसमें the other thing that's possible is अच्छा, the other thing that's possible is कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ना ऑपोजिट साइड पे 180 डिग्री अपार्ट आ जाए, मतलब एक इस साइड पे अटैच हुआ हुआ है, एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अटैच हुआ हुआ है। और ये बाकी जगह पे ना देयर इज अच्छा देयर इज NH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ट्रांस। तो ये आपका ट्रांस मॉलिक्यूल है। ट्रांस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स, लिगेंड्स जो होंगे ना वो ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? ऐसा ही क्लियर है? अब्दुल्ला क्लियर है? अबू रेरा? जी सर। यस सर। अच्छा, अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ना ये 4-2 की कॉम्बिनेशन में तो चलेगा और 3-3 की कॉम्बिनेशन में भी चल सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि 4 लिगेंड्स एक टाइप के हैं और 2 लिगेंड्स एक टाइप के हैं, ठीक है। तो दिस इज वन कॉम्बिनेशन। अच्छा, 3-3 की कॉम्बिनेशन में भी चल सकता है, सिस और ट्रांस। तो अगर तो मैं 2 बनाता हूँ और अब मैं 3 वाटर के होंगे और 3 NH3 के होंगे, तो पहले तो उनको तीन सबसे पहले वो बनाते हैं कॉपर 2+ और तो आसान करके बना लेते हैं। लेट्स से ये
इसे कॉपर 2+ है और एक और कॉपर 2+ है। सर राइट वाला सिस है। नहीं, कौन सा, ये ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला तो बनाया नहीं है। राइट वाला ट्रांस है ना। ट्रांस का होता है कि लाइगेंड्स होंगे ना वो ऑपोजिट साइड्स में होंगे। सिस वाले में होगा कि लाइगेंड्स एक दूसरे के साथ साथ हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो एंगल्स हो सकते हैं ना लाइगेंड्स के बीच में, या तो 90 डिग्री हो सकता है या दूसरा मॉलिक्यूल ना उठ के कंप्लीटली ऑपोजिट साइड पे हो सकता है। अब बोले इस बात समझ आई है? क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, इसका अब देखते हैं कि तीन तीन की क्या अरेंजमेंट हो सकती है। ये तीन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ हो सकते हैं। इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लो कि लेट्स से ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, एक वाटर मॉलिक्यूल इसके बिल्कुल साथ है, और एक वाटर मॉलिक्यूल हम ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, जी एक्सिस के ऊपर। अब इसमें गौर करो तो देखो तो पता लगेगा कि सारे एक दूसरे के ना 90 डिग्रीज हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो है ना, नीचे सोचो कि ये फ्लैट वो एक्स है, क्रॉस है, प्लस का निशान है, और एक उसके ऊपर पॉइंट जा रहा है और एक उसके नीचे जा रहा है। तो इसमें सारे एंगल्स जो है ना वो इनके आपस में 190 डिग्रीज है। दूसरा हो सकता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, लेकिन जो तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है दैट्स कंप्लीटली ऑन द ऑपोजिट साइड। अब देखो कि इस और इस वाटर मॉलिक्यूल में ना 180 डिग्री का फर्क पड़ गया। तो दैट्स योर ट्रांसवर्जन, क्योंकि अब वो ऑपोजिट साइड पे चला गया। और बाकी भी इन इस 3 भी बीच में डाल देते हैं, तो ये 3 का सिस और ट्रांस है। ठीक है आयशा, अब्दुल्ला, अबू रेरा, ये क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो दिस इज योर सिस वर्जन एंड दिस वन इज योर ट्रांस वर्जन। तो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं इधर से। ओके सर, ओके। चलो, अल्लाह। ओके, देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।